जी प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल पहले एसआई भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी आवेदन के आगे प्रक्रिया नहीं भर पाई। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने फिजिकल फिटनेस की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब उनका सब्र टूटने लगा है। इधर मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2024 में एसआई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर पद के लिए 341 पदों के लिए 1,37,000 से ज्यादा आवेदन आए। आवेदन के बाद भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण फिजिकल टेस्ट था, लेकिन ये प्रक्रिया यहीं पर रुक गई। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार अलग अलग सवाल उठते रहे हैं। कई सारी भर्ती प्रक्रियाएं चल भी रही हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर, पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इस बात की है क्योंकि लगभग 1 साल होने को है, आवेदन मंगा लिया गया है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया और भी शुरू नहीं की गई है। आवेदन के बाद कहाँ कुछ दिक्कतें हो रही हैं। जो ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो एसआई बनेंगे और उसमें मेहनत लगा रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है आवेदन भरने के बाद? अभी तक परीक्षा का या फिर आगे की प्रक्रिया के लिए लगभग 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, जानते हैं। ऐसे ही कुछ युवा हैं हमारे साथ रायपुर में जो भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, आवेदन भी जमा किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल सपा है और मैं 2018 की भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ था और वो लगभग 6 साल चली। 2024 में जो उसका खत्म हुआ था। ठीक है, अभी का जो ऐसे भर्ती प्रक्रिया है उसको भी कम से कम 10 महीने हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक उसका न कैलेंडर जारी हुआ है, ना पीएचटी का जो प्रथम चरण है। ऐसे भर्ती प्रक्रिया 5 चरणों में कंप्लीट होना है, उसमें का प्रथम चरण का डेट ही नहीं आया है। युवाओं का कहना है कि इससे पहले जब एसआई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो वो 5 साल चली थी। सरकार इस बार इसे पंचवर्षीय योजना न बनाए। क्या दिक्कतें होती हैं जब देरियां होती हैं एक के बाद एक, अगर इतने साल इंतजार करना पड़े भर्ती के लिए? सर, लगातार 2018 के बाद से भी 5 वर्षों में प्रक्रिया पूरी हुई, तो लगातार 5 वर्षों की प्रक्रिया पूरे होने पर एक स्टूडेंट को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम जो है वो फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे युवाओं की जो है एज निकल जाती है, आर्थिक मानसिक रूप से बहुत सारे प्रताड़ना झेलना पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट हैं जो मनरेगा में काम करके आते हैं। इसके अलावा बहुत गरीब और ग्रामीण स्तर से आते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत हानि होती है कि उनको मानसिक रूप से बहुत उनको पीड़ादायक हो जाती है। क्योंकि 5 वर्षीय योजना, पंचवर्षीय कोई भी ये जो सरकार की योजना चल रही है भर्ती कराने की, वो एक नुकसानदायक हो जाती है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय करे। जब ये भर्ती शुरू होने वाला था तो सर विजय शर्मा सर खुद बोले थे कि एक कैलेंडर जारी होगा जिसमें आपका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, रनिंग कब होगा, पूरा प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। हम लोग को फॉर्म भरे 21 अक्टूबर को हम लोग फॉर्म भरे हैं। आज हो गया हमारा अगस्त हो गया, अगस्त भी एंड होने को है, कंप्लीट 10 महीने होने को है। तो निवेदन यह है कि सर से एक कैलेंडर जारी करे, टाइम टेबल बताए। युवाओं को भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाने वाले ट्रेनर का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया लंबी चलने पर युवाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिजिकल तैयारी में मानसिक प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि बच्चा कॉलेज के बाद से तैयारी करना चालू करता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। बॉडी को रिकवर करने में बहुत उसको टाइम लग जाता है। तो इस बीच में बच्चे को पढ़ाई भी करना रहता है, फिर अपने फैमिली प्रॉब्लम्स भी देखनी रहती है। इमोशनली बहुत परेशान हो जाता है बच्चा इस सारी चीज़ों में। इस मामले को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा हमने एसआई भर्ती निकाल दी है और एसआई भर्ती हम जल्द से जल्द करेंगे। आज के डेट पे 224 दिन बीत चुके हैं, आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुए, लेकिन फिजिकल एग्जाम का कोई ठिकाना ही नहीं है। न जाने कब फिजिकल एग्जाम कराएगी ये सरकार और न जाने कब उसके बाद 2 रिटर्न एग्जाम होंगे और उसके बाद जो है एसआई की भर्ती होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि समय सीमा के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। समय सीमा पे भर्ती वाली ही मांग है संतोष जी, उस पर कुछ? हाँ, उसमें सरकार हमारी सब प्रकार से आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर समय सीमा कब तय होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन जवाबदार चुप हैं।
तो 1,37,000 आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इंतजार इस बात का है कि इसकी प्रक्रिया अब आगे कब तक पूरी होगी और प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। अभी तो इंतजार इस बात का है कि प्रक्रिया कब तक शुरू होगी और शुरू होगी तो कब तक पूरी होगी। अब ये सरकार के ऊपर है कि इस पर कितना जल्दी निर्णय ले और जो इंतजार कर रहे हैं तैयारी करने वाले बच्चे उनको जल्द से जल्द राहत मिले। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एसआई भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या परेशानी आ रही है। तो 2024 में एसआई भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी हुआ था और आवेदन के बाद से रुकी हुई है भर्ती की प्रक्रिया। अभ्यर्थियों ने 1 साल पहले ही किया था आवेदन। तो अभ्यर्थियों ने 1 साल पहले ये देखिए आवेदन किया था और अभी तक प्रक्रिया का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है। सब इंस्पेक्टर के 341 पदों पर होनी है भर्ती। 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन और आपको बता दें कि अभ्यर्थियों की मांग भर्ती की समय सीमा तय हो। फिजिकल फिटनेस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, ये अभ्यर्थियों का कहना है। हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि किस किस तरीके से यहाँ पे परेशानी हो रही है। छिंदवाड़ा के पांडुना में हर साल परंपरा के नाम पर खूनी खेल खेला जाता है। सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। पिछले सालों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस खूनी परंपरा को रोकने वाला कोई नहीं है। परंपरा के नाम पर हर साल पत्थरबाजी होती है। 2 गांव के बीच पत्थर ऐसे बरसते हैं जैसे गोलियों की बरसात हो रही हो। जिन्होंने अपनों को खोया वो चाहते हैं कि ये परंपरा बंद हो ताकि फिर किसी को अपनों से ना बिछड़ना पड़े। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा की जाम नदी के तट पर बसे पांडुरना और सावर गांव के बीच शनिवार को फिर खूनी खेल खेला गया। गोटमार मेले की परंपरा के नाम पर हर साल दोनों गांव के बीच जमकर पत्थरबाजी होती है, जिसे गोटमार मेला कहा जाता है। तो पहले ये जान लीजिए कि ये गोटमार मेला होता क्या है। गोटमार मेला छिंदवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में पत्थरबाजी की परंपरा है। 2 गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। जाम नदी पर दोनों गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। पहले मां चंडिका की पूजा करते हैं, फिर एक दूसरे पर पत्थर से हमला करते हैं। परंपरा के नाम पर ये खेल शाम तक चलता है। खेल से पहले जाम नदी के बीचों बीच झंडा गाड़ा जाता है। गोटमार खत्म होने पर झंडा मंदिर में अर्पित किया जाता है। इस खूनी खेल में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल सैकड़ों लोग घायल होते हैं। नदी के बीच में पलाश के पेड़ को काटकर लगाया जाता है। दोनों में से जिस गांव के लोग पेड़ को काटकर अपने साथ ले जाते हैं, उनकी जीत मानी जाती है। या आप देखिए कि वो देखिए पलाश का कटा जो पेड़ लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए जो रस्साकशी हो रही है। देखिए पांडुरना गांव के लोग इस तरफ से पत्थर चला रहे हैं और सावर गांव के लोग इस तरफ से पत्थर चला रहे हैं। आप देखिए कि लगातार पत्थरबाजी होती हुई और आप देखिए नदी के बीच में वो पेड़ लगाया गया है, जिसको जो पक्ष सबसे पहले लेने के लिए यहाँ पे अग्रसर होता है, तो दूसरी जो पक्ष होता है वह उसको रोकता है पत्थरों के द्वारा। इस परंपरा को लेकर स्थानीय लोगों की अपनी कहानी है। परंपरा चल रही है, उसकी एक कहानी है कि सावर गांव की लड़की और पांडुरनी इधर शहर का लड़का, इनमें प्रेम प्रसंग होता है और ये अमावस्या के अपने आज के दिन होली के दूसरे दिन वो घर के लोग सहमति नहीं देते तो वो लड़की को खींच के लाता है, मतलब ऐसा भगा के लाता है। तो वो नदी तक आते हैं तो सावर गांव के लोग को लगता है ये भगा के ले जा रहा है, तो उस पर फतरे मारते हैं। तो पांडुरना वाले वो बचाव के पक्ष में इधर फतरे मारते हैं। ये पेड़ यानी एक प्रेम कहानी का निशान। परंपरा के नाम पर ये खूनी खेल सालों से जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे सही ठहराते हैं। हम तो बचपन से यानी मतलब देख ही रहे हैं, लेकिन ये परंपरा चालू है। कितना सही मानते हैं इस खेल को? ये सही है ऐसा कुछ नहीं है। अब वो लोगों का परंपरा चल रहा है वैसा चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भले ही स्थानीय लोग इसे सही माने, परंपरा मानकर हर साल इसका आयोजन करें, लेकिन मेले में हर साल सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। गोटमार मेला में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। साल 1955 से 2023 तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जा चुकी है। गोटमार में कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। किसी का हाथ पैर टूट जाता है, किसी की आंख चली जाती है।
एक तरफ धूमधाम से इस मेले का आयोजन होता है, दूसरी तरफ जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो इस दिन शोक मनाकर इस आयोजन को बंद करने की मांग करते हैं। इस मेले में मेरे बड़े पिताजी एक्सपायर हुए थे सन 1978 में, और वो भी पुलिस प्रशासन के गोलीबारी में। तो मेरा ये कहना है कि जो मेरे परिवार के साथ में जो बीता है वो किसी और के परिवार के साथ में ना बीते। हालांकि घोटमार को अपन चेंज करने की बहुत साल में कोशिश किया है, लेकिन हो नहीं पाई है, क्योंकि इसमें हम लोग पांडुरंगा वासियों की आस्था भी है, क्योंकि चंडी माता की हम लोग पूजा भी करते हैं और हर साल जो त्योहार आते हैं उसमें भी पूजा करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि घोटमार न खेलते हुए अब भंडारे कराए, लोगों को खाना खिलाए और चंडी माता की पूजा करें। सालों से ये खूनी परंपरा ऐसे ही जारी है। इसका जमकर विरोध भी होता है, लेकिन परंपरा के नाम पर दोनों गांव के युवा हर साल बड़ी संख्या में यहाँ जुटते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। छिंदवाड़ा से एनडीटीवी के लिए शाश्वत शर्मा की रिपोर्ट। जी हां, एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे और इस फ्लाईओवर के निर्माण से जबलपुर वासियों को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को शनिवार को प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। ये फ्लाईओवर 1150 करोड़ की लागत से बना है। इस फ्लाईओवर के खुलने के बाद अब 7 किलोमीटर का सफर लगभग 7 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। फिलहाल अभी इतनी दूरी तय करने में 25 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। 1100 करोड़ रुपए की लागत से हुआ तैयार। 7 किलोमीटर लंबा बना है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर में 3 बो स्ट्रिंग ब्रिज भी शामिल है। 2 रानीताल और 1 ब्रिज बलदेव बाग में है। फ्लाईओवर के नीचे 50,000 पौधे लगाए गए हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, जिम और पार्क की सुविधा है। फ्लाईओवर में रेल मार्ग के ऊपर केबल स्टे ब्रिज बना है। ये देश का सबसे लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज है। 385 मीटर लंबा ये केबल स्टे ब्रिज हवा में बना हुआ है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार बड़ी सौगातों के लिए, लेकिन ग्रीनफील्ड जबलपुर भोपाल आपने जो नया मंजूर किया है टाइगर रिजर्व के माध्यम से 8,000 करोड़ का, रीवा, उज्जैन, मुरैना, लंबी लिस्ट है। कई प्रकार के कामों की आपने सौगातें दी है और उज्जैन, झालावाड़, इंदौर, धुले, पुणे, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, ग्वालियर, बीना, भोपाल, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर। ये लंबी लिस्ट पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा दोबारा समय बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार पूरे प्रदेश वासियों की ओर से रीवा सहित जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का, जिनके माध्यम से ये सौगात मिली है। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान मंच पर बोलते बोलते नितिन गडकरी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ कर दी, लेकिन साथ ही दिग्विजय सिंह को उनके कार्यकाल की याद दिलाते हुए तंज भी कसा। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं। उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था, उसके कारण यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक समय तो ऐसा था जब बीजेपी शासन नहीं था, बहुत से, ये प्रहलाद जी को पता है कि बहुत से लोग नागपुर एयरपोर्ट पर उतरते थे और कहते थे कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नींद लग जाती थी, और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई है। पर अभी मध्य प्रदेश के रास्ते अच्छे हुए हैं।
इस ब्रिज की सौगात मिलने के बाद जबलपुर के लोगों में खुशी का माहौल है। उन्हें न सिर्फ जाम से राहत मिलेगी, बल्कि शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। जिस रास्ते से गुजरने में कभी 45 मिनट का समय लगता था, वो रास्ता अब 7 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। जबलपुर से एनडीटीवी के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट। इस फ्लाईओवर से लोगों को काफी राहत मिलने वाली है और इस फ्लाईओवर से जबलपुर वासियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। फ्लाईओवर शुरू होने से राह होगी आसान और आपको बता दें कि 45 मिनट की दूरी 6 से 7 मिनट में तय होगी। समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और साथ ही लोगों को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, और आपातकालीन सेवाओं में मदद भी मिलेगी। फ्लाईओवर शुरू होने से आर्थिक फायदा भी होगा। ये तमाम जो फायदे होने वाले हैं लोगों के लिए वो हम आपको बता रहे हैं। 10 लाख लोगों को यातायात में सुविधा मिलने वाली है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्माष्टमी पर कैदियों को राहत। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेल में बंद कैदियों को बड़ी सौगात दी है। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बंदियों की सजा में 60 दिन की छूट देने का ऐलान किया, जिसकी वजह से कैदी राहत महसूस कर रहे हैं और कई कैदियों को राहत मिलेगी और उनकी सजा कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को सरकार राहत देगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की जेलों में बंद 14,000 बंदियों को फायदा मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने इस बारे में जेल विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने भी खुद इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस वर्ष भी प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को सजा में करीब 60 दिन की छूट हेतु जेल विभाग को निर्देश दिए हैं। आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध, हत्या के गंभीर आरोपी इसमें शामिल नहीं हैं। इससे 21,000 बंदियों में से लगभग 14,000 लाभान्वित होंगे। यानी ये साफ है कि आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध, हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदियों को इसकी राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में इन अपराधों के अलावा जिन अपराधों में कैदी जेल में बंद हैं, ऐसे 14,000 से ज्यादा कैदियों को इस छूट का लाभ मिलेगा। भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब चलिए आपको बताते हैं कि कैदियों को कैसे फायदा मिलने वाला है, कैसे राहत मिलने वाली है। सीएम की इस घोषणा से कैदियों को कैसे राहत मिलेगी वो जान लेते हैं अब आपको। कैदियों की सजा की अवधि 60 दिन कम होंगे और कैदी सजा की अवधि से 60 दिन पहले ही रिहा होंगे। जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आई है और प्रदेश की जेलों में करीब 21,000 कैदी बंद है और इनमें से 14,000 कैदियों को इसका सीधा फायदा होगा और साथ ही आतंकी, लैंगिक अपराध, हत्या के अपराधियों को फायदा नहीं होगा। इसमें यह भी स्पष्ट कहा गया है। और अब चलिए बस्तर में संचार क्रांति की बात करते हैं। अब उत्तर बस्तर के कांकेर के सुदूर अंचलों में अब मोबाइल सिग्नल की गूंज सुनाई देने लगी है। सरकार संचार क्रांति का उपयोग करके नक्सलियों के विरुद्ध बड़े अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ रहा है, बल्कि आम लोगों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जिस बस्तर में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दे रही है। जिस सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी की दिक्कतें होती थीं, अब वहां मोबाइल टावर लग रहे हैं। कांकेर जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में अब मोबाइल की घंटियां बज रही हैं। एक समय था जब नक्सलियों की गोली की तड़तड़ाहट की आवाजें पूरे गांव में गूंजती थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि संचार क्रांति ने ऐसा बदलाव लाया है कि अब उस इलाके में मोबाइल की घंटियां बज रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लड़ाई है, एक युद्ध है। संचार क्रांति एक बड़ा माध्यम है बदलाव का, और ये बदलाव नक्सलवाद के खिलाफ है। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब उन इलाकों में भी संचार क्रांति की लहर छेड़ रखी है जिस इलाके में कभी माओवाद ग्रस्त इलाके के कारण उस इलाके में टावर नहीं लग पाता था, लोग योजनाओं से नहीं जुड़ पाते थे, उन्हें प्रचार प्रसार के माध्यम से कोई जोड़ा नहीं जा सकता था, वहाँ के लोग पिछड़े रह जाते थे। लेकिन अब जब मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है तो उस इलाके में बदलाव की बहार नजर आ रही है।
दरअसल हम नक्सल प्रभावित इलाके में हैं। इस ओर देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर एक काफी बड़ा टावर लगाया गया है। ये वो इलाका है जिस इलाके में लोगों को कभी मोबाइल की सुविधा नहीं मिलती थी। नक्सलियों का दहशत इस इलाके में घेरा रहता था। अब उस इलाके में मोबाइल के टावर लगने शुरू हो गए हैं और लोगों को वो बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं जिसके लिए वो काफी महरूम थे। टावर चालू होने के साथ ही आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीण अब अपने परिजनों से सीधे बातचीत कर पा रहे हैं। क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता से अब लोग सरकार की योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधी जानकारियों से भी जुड़ने लगे हैं। संचार क्रांति ने इस इलाके में कितने बदलाव लाई है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया, ये आपका मोबाइल है क्या? हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? नरेश ध्रुव। अच्छा, ये बताइए ध्रुव जी, ये मोबाइल आपका काम कर रहा है? हाँ, जरा दिखा सकते हैं क्या हमको? हाँ, दिखाइए बोला। अभी कौन सा टावर लगा है यहाँ पे? जियो। टावर कितना दिखा रहा है? फुल दिखा रहा है। दिखाइए बोला। कहाँ पे बता रहा है? ये देखिए, निश्चित तौर पर टावर यहाँ पर फुल नजर आ रहा है और ये यहाँ पर टावर फुल दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग कैसे, फिर ठीक लग रहा होगा? हाँ, अभी तो ठीक है। पहले तो नेटवर्क नहीं रहता था, बहुत दिक्कत हो रहा था। खोजना पड़ता है, वहाँ जाता यहाँ जाता, दे करके मिल रहा है नेटवर्क। अब अभी जब से टावर गड़े तब से फुल है। अभी पहले कहाँ जाते थे? पहाड़ चढ़ते, जंगल में चढ़ना पड़ता है। कहाँ आसपास में देते हैं वहीं जाना पड़ता है। 1-2 किलोमीटर देते हैं वहीं चल देना पड़ता है। अच्छा, 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब तो आपको सब सुविधा मिल रही होगी। अब सब सुविधा है। अब सरकार का आपको योजना जो है उसकी जानकारी भी मिलती होगी। हाँ, मिल रहा है। बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं? हाँ, पढ़ते हैं ना मोबाइल से। तो इससे बदलाव आया है कुछ? बदलाव हाँ आया है ना। आया है बदलाव। कांकेर पुलिस के सतत प्रयासों से अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1.5 साल में 64 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिसमें 67 से ज्यादा टावरों की 2G से 4G में अपडेट किया गया है। पिछले 1.5 साल में करीब 64 नए टावर लगे हैं BSNL और जियो के मिला के, और करीब 67 टावर जो है 2G से 4G में अपग्रेड हुआ है, जिसके कारण बहुत अंदरूनी इलाकों में संचार सुविधा इम्प्रूव हुआ है। वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ गई है और इंटरनेट की यूसेज भी वहाँ पहुँच गई है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सुविधा हुई है। कांकेर जिले के घोर नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा, परतापुर, छोट बेटिया क्षेत्र में ये मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। माओवादियों को इंटरनेट का इतना भय है कि इंटरसेप्ट होने के डर से उन्होंने मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। वे टावर तक जला रहे हैं, यही वजह है कि सड़क से पहले इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। संचार क्रांति ने इस इलाके को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है और यही वजह है कि नक्सलवाद इस इलाके से पीछे नजर आ रहा है और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं मिल रही है। संचार क्रांति ने इस इलाके में बदलाव लाया है। नीरज तिवारी, NDTV। उधर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अब मुकेश नायक के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को कुंठित मानसिकता वाला बताया है। मैं तो कह रहा हूं कि ये तो से भी बुरे हैं ये लोग, तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति। ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं, से भी बुरे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष में रह करके चूंकि जनादेश मिला नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट लंबे समय तक विपक्ष में रहने के कारण है। अधिकारी शासन के प्रति उत्तरदायी होता है, वो कांग्रेस की बात माने, ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरीके का बर्ताव करना, इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, ये बताता है कि कांग्रेस कितनी तरीके से मानसिक रूप से कंगाल हो गई है कि उसके पास शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि जो आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसके साथ कहीं ना कहीं आध्यात्म का एक लेबल चस्पा हो, उसको तो कहीं भी ये ठीक नहीं लगता कि उसके मुंह से किसी अधिकारी कर्मचारी के प्रति इस तरीके का भाव निकले। मैं इसकी घोर और कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर पहुंचे। यहां पे उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से, किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की तारीफ की और केंद्रीय मंत्री ने कलेक्टर के काम की सराहना की। पहले तो कलेक्टर साहब के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद पूरे प्रशासन के,
अभी तो जगन्नाथ सिंह जी कह रहे थे कि ऐसा एक घर ना उन्होंने छोड़ा है ना इन्होंने छोड़ा है। आपके पास, मैं तो कह रहा था ना कि सरकार आपके चक्कर लगा रही है। आपके पास तो ऐसे कलेक्टर हैं जो गाड़ी में बैठ के बत्ती नहीं चलाते, साइकिल पे बैठ के अशोकनगर से कर्जनी पहुंच जाते हैं। पहले तो कलेक्टर साहब के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद। उधर कांग्रेस नेता की विवादित बयान पर हल्ला बोल। बीजेपी में भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और यहां पे हाथों में बोरी लेकर प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला और कांग्रेस नेता से सार्वजनिक माफी की मांग की है। लाडली बहनों को लेकर दिया गया था विवादित बयान, जिसके बाद से मुश्किलें बढ़ती जा रही है कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर की। उनका एक बयान राजगढ़ में दिए गए कांग्रेस पार्टी के नेता यशवंत गुर्जर के लाडली बहनों को बोरियों में भर देने वाले बयान पर बवाल मच चुका है। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं सड़क पर उतर आई हैं और मार्च करते हुए कांग्रेस दफ्तर तक जाना चाहती थी, लेकिन इन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। अब सड़क पर बैठकर ही नारेबाजी चल रही है और रामधुन किया जा रहा है। ये बोरियां हैं, ये बोरी लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहुंची हैं और इन बोरियों के माध्यम से ये कह रही हैं कि अगर दम है तो बोरियों में लाडली बहनों को भर के दिखाएं। देखिए इस तरीके की बोरी है जो तमाम कार्यकर्ता अपने हाथों में लिए हुए आपको नजर आएंगी। मैं बातचीत करता हूं और पूछता हूं कि क्या मांग है आप लोगों की, बोरी लेकर क्यों आई है मैडम? बोरी लेकर हम इसलिए आए हैं, विरोध है। पहले कांग्रेस के लोग वो लाडली बहना जो कांग्रेस के लाभ ले रही हैं, पहले वो उनको बोरी में तो भर के दिखाएं। उनकी ये मानसिकता कैसी है? आज नारी शक्ति को आपने कितनी बड़ी बात बोल दी कि बोरी में भर देंगे, ये आपकी कितनी निकृष्ट मानसिकता है। उसके खिलाफ हमारा ये विरोध है कि महिलाओं के जो विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात जो काम कर रहे हैं कि हमारी हर महिला का जीवन स्तर सुधर सके, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप कैसे सनातन संस्कृति के रक्षक हैं और आप कहते हैं कि हम इस देश की सत्ता को संभालेंगे। आपके हाथ में तो सत्ता आएगी तो आप तो महिलाओं को सबसे पहले बोरी में भरेंगे। मैडम आप लोग आगे जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने तो यहीं रोक दिया। नहीं, उन्हें खोलना पड़ेगा भैया, उन्हें खोलना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अच्छा, ऐसा ही बदला जाता है पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो धनबदलू है, ये तो आप जानते हो। आज हम भारत देश की भारतीय नारी हो, आज भारत देश में रह रहे नारियों का सम्मान किस तरह से किया जाता है। जो पार्टी आज They all called me up and they said, is he the same person who is the candidate of और अब आपको यशवंत गुर्जर का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर बीजेपी ने हंगामा कर दिया है। अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता हूं मैं कहाँ की लाडली बेटियां सब साहब घबराओ मत, पानी पी लो। क्या अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता हूं मैं कहाँ की लाडली बेटियां सब। फिलहाल इस प्राइम बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।